मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेरा 4th वीडियो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। पहले 2 वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था, एक वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाया। ये मेरा 2nd वीडियो है एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए और 4th वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर के लिए। आज हम लोग करने वाले हैं एक दूसरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके बुक में दिया हुआ है। इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की इमेज मैं इस प्रॉब्लम अभी डाल दूंगी, वीडियो के स्टार्ट में ही डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में दिया हुआ है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विनक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है 4,90,000। व्हीकल्स की कॉस्ट दी गई है 2 लाख। डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच रिमेन अनकम्प्लीटेड, जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं वो अब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और 31 मार्च को अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन में वैसे तो हर एक प्रॉब्लम में डायरेक्टली जो भी एक्सपेंसेस है वो दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले पहले एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू दी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में उसकी कॉन्ट्रैक्ट की सेल्स की वैल्यू क्या होगी वो दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पहले कॉन्ट्रैक्ट की है अमाउंट 8 लाख रुपीज, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का है 5,60,000, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट का है 16 लाख। बाद में उन्होंने एस्टिमेटेड फाइनल कॉस्ट भी बताई है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद में कॉस्ट कितनी लगने वाली है, वो है 6,40,000, 7 लाख एंड 12 लाख। बाद में वेजेस, मटेरियल्स, ओवरहेड, जहां पे ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके अमाउंट बताया गया है। इन तीनों की कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट 4,84,000, 4,56,000, 2,22,000 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्रॉब्लम में कि वैल्यू जो आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई किया है उसका अमाउंट है 7,20,000, 4,20,000, 2,40,000। प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव हुई है 5 लाख, 3,20,000 एंड 2 लाख रुपीज। अब ये सब इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद कहा गया है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्लांट एंड इक्विपमेंट और व्हीकल का चार्ज करो 20% पे। चार्ज करो 20% टू द 3 कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू वर्क सर्टिफाइड। तो जितना वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज ये होगा, प्रोपोर्शन होगा, उतने प्रोपोर्शन में ही डेप्रिसिएशन को डिवाइड करके तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को बांट के दो। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट्स शोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स वाइज एंड टोटल प्रॉफिट एंड लॉस टू बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। वर्क इन प्रोग्रेस एज वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014। तो आ जाइए, चलते हैं हम अपनी सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे पहले मैनी कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिखा है, उसके नीचे स्टेप 1 लिखा है जहाँ पे हम लोग पहले डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट वाइज नोशनल प्रॉफिट के लिए, जहाँ पे हम लोग नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे और कॉन्टिंजेंसीज रिजर्व निकालेंगे। आ जाते हैं पहले डेप्रिसिएशन की तरफ। डेप्रिसिएशन में उन्होंने कहा है कि चार्ज करो 20% डेप्रिसिएशन, तो हम लिख देंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट प्लस व्हीकल्स कॉस्ट 4,90,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 6,90,000। ओके, मैं कॉमा दे देती हूँ ताकि जीरोस का पता चले। अब वो कह रहे हैं कि 6,90,000 पे आप 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो जब 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो अमाउंट निकल रहा है 1,38,000। अब आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे। उन्होंने कहा कि जो 20% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है, ये कह रहे हैं जो 20% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है 1,38,000 पे, 1,38,000 का, उसको प्रोपोर्शन वाइज वर्क सर्टिफाइड में डिवाइड करो, वर्क सर्टिफाइड के प्रोपोर्शन में डिवाइड करो। तो आ जाएंगे नेक्स्ट इस पे, वर्क सर्टिफाइड ऑफ 3 कॉन्ट्रैक्ट्स is equal to 7,20,000
4,20,000 प्लस 2,40,000। आई होप आप देख पा रहे हो इससे क्लियरली। वर्क सर्टिफाइड 3 कॉन्ट्रैक्ट्स का मिला के 13,80,000 हो गए। आगे बढ़ते हैं। सो डेप्रीसिएशन ऑफ V29 will be 13,80,000 multiplied by 7,20,000 divided by total depreciation. Depreciation multiplied by 7,20,000 divided by total depreciation. तो V29 का निकलेगा 72,000। क्यों निकलेगा 72,000? क्योंकि तो ये देखो 13,80,000 है ये टोटल डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे 1,38,000 है। सॉरी, वर्क सर्टिफाइड 13,80,000 है और टोटल डेप्रिसिएशन 1,38,000 है। तो 1,38,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7,20,000 डिवाइड बाय करेंगे 13,80,000, तो पहले का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 72,000। वैसे ही करेंगे हम लोग V25 के लिए भी, सॉरी V24 के लिए भी वैसे ही करेंगे, तो अमाउंट निकलेगा 42,000। फिर हम करेंगे V25 के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। V25 के लिए भी 1,38,000 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 डिवाइड बाय 13,80,000, तो अमाउंट निकलेगा 24,000। ठीक है, अब हम लोग ने डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल दिया 72,000, 42,000 एंड 24,000 चार्ज करने के लिए। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है शोइंग कॉन्ट्रैक्ट वाइज नोशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी। अब आ जाएंगे इस पे, हम लोग लिखेंगे एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू 8 लाख, देन 5,60,000 एज इन गिवन इन द प्रॉब्लम, इसकी है 16 लाख। आ जाएंगे टोटल कॉलम में। टोटल कॉलम में तीनों का टोटल निकाल देंगे 29,60,000। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे टोटल कॉस्ट टू डेट। अब तक जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट टू डेट कितनी है? तो टोटल कॉस्ट टू डेट दी गई है 4,84,000 पहले कॉन्ट्रैक्ट की, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की 4,56,000 और तीसरे कॉन्ट्रैक्ट की दी गई है 2,22,000। टोटल इसका निकलेगा 11,62,000। आप एक बार टोटल खुद भी करके देखिएगा, कहीं पे मिस्टेक हो तो मुझे रिस्पॉन्स में ही बता दीजिएगा। एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, उसके बाद टोटल कॉस्ट टू डेट। अब करेंगे इसमें हम लोग ऐड डेप्रिसिएशन, क्योंकि ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके लिखा गया था, तो हम लोग अभी डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन है 72,000, 42,000, 24,000 और ये है 1,38,000। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन है 1,38,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट टू डेट ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारा निकलेगा टोटल कॉस्ट, ठीक है, 4,84,000 प्लस 72,000, तो ये आएगा अमाउंट 5,56,000। आगे बढ़ेंगे 4,98,000 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और हमारा थर्ड कॉन्ट्रैक्ट का टोटल कॉस्ट निकलेगा 2,46,000, 2,22,000 प्लस 24,000, 2,46,000। अब जब हम तीनों का कॉन्ट्रैक्ट का टोटल कॉस्ट ऐड करेंगे, तो ये अमाउंट आएगा, लेट मी सी व्हाट इट कम्स, 5,56,000 प्लस 4,98,000 एंड 2,56,000। हाँ, तो ये हमारा अमाउंट आएगा 13 लाख रुपए, 13 lakhs रुपीज। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, नोशनल प्रॉफिट।
What will be my notional profit? Notional profit will be 1,64,000। अगर आप नोशनल प्रॉफिट करके देखेंगे, जहां पे हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट में हम लोग डेबिट साइड में सब सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, जहां पे हम लोग वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड लिखते हैं। वो लिखने के बाद में हम लोग अगर जब माइनस करेंगे तो नोशनल प्रॉफिट हमारा निकलेगा 1,64,000। ठीक है, तो 7,20,000 में से जब हम लोग 5,56,000 लेस करते हैं तो मिलता है हमें नोशनल प्रॉफिट 1,64,000 का। आई रिपीट, जब हम लोग वर्क सर्टिफाइड में से टोटल कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमें नोशनल प्रॉफिट मिलेगा 1,64,000। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो 78,000 का नुकसान है, लॉस है, तो इसके लिए हम लोग ब्रैकेट में इसे लिख देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर से 6,000 का नुकसान है। ओके, अगर आप यहाँ पे चाहो तो 78,000 के नुकसान के लिए आप यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कि ये 78,000 नुकसान कैसे आया। तो 4,98,000 में से जब हम लोग 4,20,000 को लेस करते हैं तो ये नुकसान आएगा, क्योंकि 4,20,000 वर्क सर्टिफाइड है, 4,98,000 टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट ज्यादा है वर्क सर्टिफाइड से। तो उस साल में, इस साल में ये कॉन्ट्रैक्टर को 78,000 का नुकसान हुआ होगा। अगेन कम टू हियर, 2,46,000 टोटल कॉस्ट है और इसे मिली है 2,40,000। कॉन्ट्रैक्टर को वर्क सर्टिफाई हुआ है 2,40,000 का, तो इस साल में भी कॉन्ट्रैक्टर को 6,000 का नुकसान है। ठीक है, ये नुकसान को यहाँ पे ही रहने देंगे, आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और अब हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टेकन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टेकन में क्या आएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस टेकन में आएगा 1,00,000 रुपी। ठीक है, 1,00,000 रुपी। और अब आगे बढ़ेंगे कि ये 1,00,000 रुपए जो अमाउंट निकला है वो कैसे निकला है। ठीक है, तो मैं ये लेफ्ट साइड का बोर्ड आपके लिए यहाँ पे मिटा देती हूँ। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल दो। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में अब मैं ये मिटा दे रही हूँ ताकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का 1,00,000 निकला है वो हम बता सके कि ये कैसे अमाउंट निकला है। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टेकन टू P&L account for first contract V29। एक फॉर्मूला अप्लाई होगी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड एंड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 1,60,000। अब आप पूछेंगे कि 1,60,000 कैसे निकला? तो ये निकला 8,00,000 माइनस 6,40,000 से। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, दैट इज गिवन 6,40,000। ठीक है, तो ये 1,60,000 निकला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव से, तो कैश रिसीव्ड दिया हुआ है 5,00,000 रुपी, डिवाइड करेंगे वर्क सर्टिफाइड, इट इज गिवन एज 7,20,000।
नहीं 7,20,000 नहीं, सॉरी, 5 लाख डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, माफ करना मुझे, यहाँ पे हम लोग कैश रिसीव डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दी गई है 8 लाख रुपीस, तो जब 1,60,000 मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख डिवाइड बाय 8 लाख करेंगे तो अमाउंट कम्स 1 लाख रुपीस एंड ब्रैकेट में इट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। यानी इस साल में कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस टेकन में 1 लाख रुपीस। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे है 1,40,000। अब देखिए यहाँ पे मैं ये नुकसान के जैसे हिसाब से नहीं दिखा रही हूँ। क्यों नहीं दिखा रही हूँ? एक्चुअली ये नुकसान है, 1,40,000 का नुकसान है। ये 1,40,000 का नुकसान कैसे निकला? तो आप देखेंगे कि 5,60,000 एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू है और उस साल में आपका टोटल एस्टिमेटेड फाइनल कॉस्ट 7 लाख रुपया है। तो 5,60,000 में से अगर 7 लाख रुपया गया तो 1,40,000 एक्चुअली नुकसान है ये साल में। यहाँ पे अब हाल फिलहाल हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ेंगे इसको माइनस करेंगे। 1,40,000 का नुकसान है जो ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एक्चुअली इट इज लॉस। इस साल में इसको लॉस है तो 1,40,000 लिख दिया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस का बुक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये 6,000 का नुकसान ही है। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आ जाएंगे रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज में। यानी जितना अब तक कमाया है उसमें से अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ प्रॉफिट बुक किया है तो रिजर्व में कितना आएगा? तो रिजर्व में आएगा 1,64,000 था 1,64,000 था यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए गया तो रिजर्व में आएगा 64,000। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्यों 1,40,000 को ब्रैकेट में नहीं लिखा इस ये बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 78,000 का नुकसान दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी नुकसान दिखाती तो ये दोनों ऐड हो जाता था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं दिखा के नीचे लिख दिया है लॉस। अब 1,40,000 का टोटल है नुकसान, उसमें से 78,000 लेस हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 62,000। Wait, let me confirm. Yes, correct. 62,000 will be in the contingency, reserve for contingency. यहाँ पे dash. Okay, now this statement has been completed. Statement showing notional profit and reserve for contingency. अब ये प्रॉब्लम में कहा गया है कि आप हमें बता दो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अमाउंट जाएगा और 1,40,000 का लॉस दिखेगा। रिजर्व में जाएगा 64,000 पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए और 62,000 दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम में उन्होंने आगे भी कहा है कि हमें बता दो कि वर्किंग प्रोग्रेस में कितना आप अमाउंट डालने वाले हैं। तो मैं ये पार्ट फिर से मिटा देती हूँ और मैं यहाँ पे बना दूंगी वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेटमेंट। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब मैं ये बना देती हूँ टोटल का कॉलम और 3 कॉलम रुपीस के। मैं बहुत छोटे कॉलम्स बना रही हूँ, प्लीज आप जूम करके इसे देख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर स्टेटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये है V29, ये है V24, ये है V25 और लिख देंगे हम टोटल। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। अब ये स्टेटमेंट हमारा फॉर्मेट बन गया। अब हम लोग इसमें डालते जाएंगे आइटम्स। वर्क सर्टिफाइड, पहला आइटम है वर्क सर्टिफाइड जो है
7,20,000 एज गिवन इन द प्रॉब्लम, यहाँ पे 4,20,000 एज गिवन इन द प्रॉब्लम, यहाँ पे 2,40,000 जैसे प्रॉब्लम में दिया हुआ है। इसको टोटल करेंगे तो निकलेगा 13,80,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेस करेंगे रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज। ये रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज का अमाउंट हमें कहां से मिलेगा? तो ये मिलेगा स्टेप 2 में से। ठीक है, स्टेप 2 में से हम लोग ने रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी का अमाउंट निकाल के रखा है। देख के, यहां से देख के हम यहां पे लिख देंगे 64,000, 62,000। ठीक है, लेस किया रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ नहीं था, 1,26,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेस करेंगे जितना भी पैसा अब तक कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, यानी प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव्ड। प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ रिसीव्ड ही लिख रही हूँ। और पहले कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्टर को 5 लाख रुपए मिले, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्टर को 3,20,000 मिले, और तीसरे कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्टर को 2 लाख रुपए मिले। तो जब मैं इसको ऐड करूंगी तो ये अमाउंट आ जाएगा 10,20,000 रुपए। आगे बढ़ूंगी, लास्ट वर्क इन प्रोग्रेस। ये स्टेटमेंट में जहां पे इसको मैं स्टेप 3 बना देती हूँ, मैंने अब तक यहाँ पे स्टेप 3 नहीं लिखा था, आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे स्टेप 3 में मैंने स्टेटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बनाई है, जहां पे मैंने वर्क सर्टिफाइड में से रिजर्व और प्रोग्रेस पेमेंट्स को लेस किया है। तो हमारा अमाउंट निकल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस में 1,56,000 पहले कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में 38,000 और तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में 40,000। ठीक है, ये टोटल हो गया 2,34,000। ठीक है, ओके। जो एक्स्ट्रा मैंने कॉलम बना दिए मैं उसको सिर्फ रब कर रही हूं। नो, दिस इज द वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट। ओके, तो प्रॉब्लम में पूछा था कि प्रॉफिट एंड लॉस आप कितना ले रहे हो, तो वो यहाँ पे लिख दिया 1 लाख रुपए और 1,40,000 रुपए। और वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 1,56,000, 38,000 एंड 40,000, टोटल है 2,34,000। ठीक है, ये था हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप रिस्पॉन्सेस में लिख दीजिए आपको कैसे लगा ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्या आप समझ पाए। अगर आप इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ इम्प्रूवमेंट भी लिख दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।